अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि चाहे आरएस हो चाहे आईएएस हो, किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए 8 से 10 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 15 घंटे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो 4 घंटे भी जो पढ़ता है, लेकिन वो 4 घंटे वास्तव में पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहे, बिल्कुल। तो ही पेपर क्रैक कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको 8 घंटे ही पढ़ना है। कि अब ये आरएएस पे आप रुकेंगे या आप आगे कोई और एग्ज़ाम देंगे? मैंने आपकी न्यूज़ के ज़रिए मैं बोलना चाहता हूँ सभी को और मेरे परिजनों को और मेरे गाँव वासियों को भी कि आने वाले 2 साल के अंदर आईएएस की खुशखबरी दूंगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ये सबूत है इस बात का कि असफलता किसी एक चीज़ में और किसी एक समय में असफल होना आपकी ज़िंदगी भर असफल रहने की गारंटी नहीं है। कभी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि आप किसी एक चीज़ में असफल हो गए हैं तो आप हमेशा असफल ही होते रहेंगे। आज हमारे साथ है सीकर के पास के ही छोटे से गांव दौलतपुरा के प्रमोद कुमार जी। आपने आरएएस 2018 की एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है और 99वीं रैंक आपने प्राप्त कर अपने गांव का, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है और प्रशासनिक सेवाओं में आपने विजय हासिल करी है। प्रमोद जी, आपको सबसे पहले तो सीकर संदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सब जगह, ये भले ही मीडिया की बात हो, आपके गांव की बात हो, या हर जगह पे ये चर्चा है कि आपके पास होने से ज़्यादा आपके भूतकाल की ज़्यादा चर्चा है कि आप जिस तरीके से एक समय पर असफल हुए थे। यस सर। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब आप आरएएस बन जाएंगे? सर पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन जैसे मेरे जो परिजन हैं, जो मम्मी जी हैं, उन्होंने जो मेरा 12th का या 12वीं का जो फार्म भरा था, उसके बाद में जब उसका जो रिजल्ट आया था 63.08 प्राइवेट के अंदर, तो उस समय ऐसा लगने लगा था कि मैं स्टडी कर सकता हूँ और इसके लिए लायक हूँ जी। और फिर मैंने वहीं से ही वापस मेरा अध्ययन शुरू किया और वर्किंग के साथ में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में काम करता था और उसके साथ में मैंने अध्ययन जारी रखा और आज इस मुकाम पर पहुँच गया। बिल्कुल। आपको बता दें कि प्रमोद कुमार जी 2005 से लेकर 2007 तक 3 बार 12वीं क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस शिद्दत से उन्होंने पढ़ाई करी और इस पढ़ाई के पीछे भी उनकी माताजी का बड़ा हाथ था। आपकी माताजी ने इनका फॉर्म भरवाया, बाद में इनको बताया कि साइंस के बजाय आर्ट्स से फिर से फॉर्म भर दिया है। इन्होंने फिर मन लगाकर पढ़ाई करी और 63% के साथ इन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद आप लगातार मतलब काम करते रहे। इससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, आप हमें अपने बचपन की पढ़ाई, बचपन और आपके माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में कुछ बताएं। मेरा बचपन लगभग अजमेरी बीता है। अच्छा। और मेरे पिताजी हैं जो MPW कार्यकर्ता है, अभी वहाँ से रिटायरमेंट है और वो मतलब कि कोचिंग करवाते थे। अच्छा। तो हमको शुरू से ही घर के अंदर एक माहौल मिला कि बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो हम भी उनके साथ में ही ऐसा पढ़ना। और मैंने तीसरी क्लास के अंदर 40 तक फारे जो टेबल होती है वो याद कर चुका था। अच्छा। तो स्कूल के अंदर भी ऐसा होता था कि यार ये बच्चा तीसरी क्लास में इसने 40 तक टेबल याद कर लिया। सारे का सारा दिन पिताजी का है, क्योंकि पिताजी ने हमेशा एक रुचि रखी पढ़ाई के प्रति। और जो मेरी बड़ी सिस्टर थी तो वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर टॉपर रही थी उस समय। अच्छा। और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अभी पढ़ाई पूर्ण कर रखी है। तो पढ़ाई में घर पे एक माहौल था पढ़ाई का और वो माहौल शुरू से बना रहा। लेकिन बीच के अंदर ऐसा कुछ कंडीशन हो चुका था कि जैसे पिताजी का जो ट्रांसफ़र हुआ था वो भीलवाड़ा हो गया था। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ शर्म नहीं है कहने में कि मैं उस वक्त रास्ता भटक चुका था। और 2005, 2006 और 2007 जब ये आया तो साइंस से मैंने लिया था 11th क्लास के अंदर। तो 11th तो पास हो गया लेकिन 12th पास नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक रहता था कि थोड़ा रास्ता ही भटक गए थे और गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था उस समय। सबसे बड़ी बात ये होती है सर गाइडेंस करने की। बिल्कुल। क्योंकि हर बच्चे का ऐसा नहीं है कि वो साइंस के अंदर ही कुछ करे। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बच्चे खेल के अंदर अच्छा कर सकते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स विषय में अच्छा कर सकते हैं। तो हो सकता था कि मेरा शायद वो मोटिव था कि मैं आर्ट्स के सेक्टर में जाना चाहता था। लेकिन ऐसा था कि उस समय एक दौड़ थी, रेस थी। और मैं आज सभी परिजनों से और जो स्टूडेंट हैं उनके परिजनों से यही कहूँगा कि बच्चे में जो रुचि है उसी के प्रति ही बच्चे का लगाव बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आज उस समय एक दौड़ थी कि यार साइंस करा के मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ऐसा एक उसमें एक रेस चली हुई थी। तो मैंने भी वही एक प्रेशर अपने ऊपर लिया कि यार नहीं, पिताजी की एक इच्छा है। मैं बोला नहीं पिताजी ने कभी, लेकिन एक उनकी, क्योंकि वो खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी भी एक इच्छा थी कि यार मेरा बच्चा भी शायद मुझसे अच्छी पोस्ट पर जाए या डॉक्टर बने, ऐसा कुछ। तो मैंने भी ले लिया और
वो संभला नहीं सब्जेक्ट मुझसे, और मैं रेगुलर 3 साल फेल हो चुका था। उसके बाद में फिर ऐसा लगा कि यार मैं शायद स्टडी के लिए बना ही नहीं हूँ। तो मेरे हमारे पड़ोस में एक लड़की है, कंचन नाम है उसका, अच्छा रिलेशन है, सिस्टर है, और मम्मी जी हैं, इन्होंने मेरा फार्म भरा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा फार्म भरा गया है 12th क्लास का, आर्ट्स से, प्राइवेट। तो मुझे सब्जेक्ट का भी नॉलेज नहीं था कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट भरे हैं। मुझे तो 3 महीने बाद के अंदर ये बताया गया, 3 महीने जब एग्ज़ाम के थे उससे पहले बताया गया था कि ये तेरा फार्म है और इस तरह के ये सब्जेक्ट रहेंगे, तो तुझे अध्ययन करना है, तो देख लेना तेरे हिसाब से। बिल्कुल। उसके बाद में जब मैं फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन हो चुका था, तो वहाँ पर भी हमारे जो सर थे, दिलीप जी तिवारी जो मैनेजर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस किया। हमारे अकाउंटेंट थे मनीष जी, अवकाश जी और श्याम जी सर, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी समय दिया पढ़ने का। वहाँ पर भी काम के साथ साथ में मुझे पढ़ने का समय देते थे, और धीरे धीरे एक जुनून सा वापस बढ़ा कि यार मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। और 12th का जब रिजल्ट आया तो मेरे सामने था, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद में जब मेरा जो सपना था, मोटिव आज भी वो सपना है कि मैं कॉलेज लेक्चरर जाना चाहता हूँ। अच्छा। मेरा एक सपना है कॉलेज लेक्चर में जाने का। जैसे इस यूनिवर्सिटी को जब बनता हुआ देखता था, और जब भी इधर से आते हैं जाते हैं बस के अंदर, सिटी बस में, तो ऐसा लगता था कि यार इस कॉलेज में या फिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने का कब मौका मिलेगा। आज भी एक सपना है, और मैंने सितंबर में जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर मैंने फार्म लगाया हुआ है। मेरा 2 बार नेट JRF क्लियर है। JRF तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, और आप लोगों की दुआएं और मेरे परिजनों की दुआ से मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगा। और जब यहाँ पर गांव में आया तो थर्ड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर में मैं ज्वाइन हो चुका था। फिर मुझे लगा कि यार मैं आगे तैयारी करता हूँ, तो सेकंड ग्रेड, और उस वक्त मैं सेकंड ग्रेड की नहीं तैयारी कर रहा था, मैं स्कूल लेक्चर के लिए जा रहा था। तो मेरे चाचा जी थे, ताराचंद जी वर्मा हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस किया, और इन्हीं के पास में मैं रहा। तो ये भी देखते थे कि बोले यार वास्तव में बच्चे में डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति। नाइट के अंदर जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद में फिर पढ़ाई करना, और फिर नाइट के अंदर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ाई अध्ययन ही करते रहना। तो इनको भी लगता था कि यार नहीं, मेरा भतीजा आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा, और इनका आशीर्वाद रहा, और आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं। तो और बीच बीच में जो मेरे केंद्रीय विद्यालय में मेरे जिया जी हैं, बाबूलाल जी धेनवाल, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उनका जो गाइडेंस था, क्योंकि सेंट्रल विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उनके पास में वास्तव में एक एटीट्यूड होता है उनका, और उनका पढ़ाई के प्रति जो डेडिकेशन होता है, वो बताते हैं बच्चों को कि यार आप इस तरह से पढ़ाई करें और इस डिपार्टमेंट में या फिर ऐसे आगे जा सकते हैं ना। अच्छा। तो उनका बहुत लगाव रहा मेरे साथ में। अच्छा, मैंने कभी ज़रूरत पड़ती तो जिया जी को बोलता था कि जिया जी ऐसा है, तो मुझे समझाते थे कि ऐसा करना है, अपन को इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से अध्ययन करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा और हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लाइफ के अंदर। और तो परिजनों का तो है ही, माँ बाप का सभी का सपना होता है। मेरे चाचा जी हो रही हैं, बड़े अंकल जी हैं जो जयपुर के अंदर हैं, नारचंद जी वर्मा, उनका बहुत सपोर्ट रहा। हमेशा मुझे फ़ोन करते थे कि नहीं तू कर सकता है। क्योंकि आपको बताऊँ, जब मैं स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम था मेरा, तो मेरे जो छोटे जिया जी हैं वो मुझे बार बार ये फ़ोन करते थे कि यार, वो विदेश में रहते थे उस समय। अच्छा। तो वो मुझे बोलते थे कि यार प्रमोद देना, तू RS बन जाएगा तो मुझे यहाँ से निकाल देना और वहाँ अच्छा सा जॉब दिलाना। अच्छा। तो मैं उनको ये बोलता था मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा उसके बाद में। वो मुझे बहुत अच्छे भी लगते थे, और आज के समय वो हमारे बीच में है नहीं। आई एम सॉरी। ओके। तो वो उनका एक सपना था कि मैं तुझे RS बनता हुआ देखूं, और वो सपना उनका सपना रह गया। लेकिन आज उनके याद के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि उनका जो सपना मैंने पूरा किया है, और आज इस पोस्ट पर पहुँचा हूँ। तो उस समय जब मैं वैकेंसी एग्ज़ाम दे रहा था फर्स्ट ग्रेड का, तो उनका जब दाह संस्कार हुआ, 12 दिन हुए भी नहीं थे। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया था अंकल जी होरी को, पापा जी होरी को, कि यार मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं दे सकता एग्ज़ाम, क्योंकि मैं शायद अब पेपर फाइट नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि परेशान था, क्योंकि विदेश से 12 दिन के अंदर बॉडी आना, उसके बाद के अंदर फिर वो चीज़ें, और पूरे परिवार को पता नहीं था, मैंने संभाला सारा कुछ ऐसा। तो फिर चाचा जी ने, पापा जी ने ये समझाया कि नहीं तू कर सकता है, तू जा एग्ज़ाम देने के लिए। इन्होंने प्रेशर डाला मुझ पर, और मैं एग्ज़ाम दे के आया और उत्तीर्ण हुआ राजनीति विज्ञान से। और फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर मेरा जो RS था, इंटरव्यू चल ही रहा था कि भाई इंटरव्यू आज होंगे कल होंगे, तो वो हो गया, और आज इस मुकाम पर हूँ। तो सभी का योगदान रहता है। एक RS ये ऐसा नहीं है कि किसी पोस्ट के लिए, स्टूडेंट के पीछे उनका परिजनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, गुरुजनों का हाथ होता है। तो मैं इन स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि
भाई आप लोगों को पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन जरूरी है, एक ईमानदार होना जरूरी है पढ़ाई के प्रति, कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे में उस ईमानदारी से पढ़ूँ कि हाँ वो मुझे ज्ञान मिले उस चीज़ का। बिल्कुल। आजकल मैं कुछ देखा है मैंने बच्चों के अंदर की जो मोबाइल्स के अंदर ज़्यादा रुचि हो जाती है कि यार मैं मोबाइल से पढ़ लूँगा या वैसे कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपका बुक्स का आपके पास सपोर्ट नहीं होगा ना, तो आप किसी एग्ज़ाम को या क्रैक करना बहुत नहीं कर पाओगे। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ, बच्चों से भी, जो मेरे छोटे भाई हैं ये पढ़ रहे हैं अभी और तैयारी कर रहे हैं, और इस बार भगवान की दया से इनका भी सभी का सिलेक्शन होगा। तो इनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप बुक्स को साथ के साथ में करते रहें, बुक से ही होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन अच्छा है, अच्छा माध्यम है और दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं मानता कि स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी है जितना बुक्स की ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, और प्रमोद कुमार जी के अनुभव से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ समझ में आई, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभिभावक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक बार असफल हुए हैं तो आपको उससे हारने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में असफल हुए हैं, लेकिन किसी और चीज़ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बात समझना उन सभी अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने बच्चों के ऊपर किसी चीज़ को लेकर प्रेशर डालते हैं, या फिर सोसाइटी में जो एक ट्रेंड चला जा रहा है उसके पीछे और उसी भेड़ चाल में अपने बच्चों को धकेलते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि अवसाद में आकर किसी बच्चे ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का, सबका अपना अलग अलग टैलेंट होता है, और कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो उनको उनके सपनों को आप उड़ान दें, ना कि आप सोसाइटी का जो ट्रेंड है वो आप उन बच्चों पर थोपें। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई कि जब भी कोई स्टूडेंट है या कोई किसी भी काम में जब पास होता है या फेल होता है, तो वो अकेला नहीं होता है। प्रमोद जी ने जैसे बताया कि इनका पूरा परिवार का जो एक सिस्टम था वो सारा उन्हें सपोर्ट कर रहा था। जो लोग यहाँ इनके घर पे थे वो भी, जो लोग बाहर थे, दूसरे सर्विस में थे, हर एक इंसान का सपोर्ट इनके साथ था, तब ये जाकर आज आरएएस में सफल हो पाए। इससे पहले इन्होंने और कई सारे एग्ज़ाम्स में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सारी एग्ज़ाम्स ये क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें इनके पूरे परिवार का योगदान है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि एक बच्चे को सिर्फ लगा देते हैं कि ठीक है, आपको पुश करते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको ये सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सिर्फ एक बच्चे से शायद ये सब चीज़ें नहीं होती, पूरे परिवार को का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, लगना पड़ेगा। और उतना ही सपोर्ट स्कूल की तरफ से, या आपके जो एकेडमिक्स में जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके टीचर्स हैं, आपके मोटिवेटर हैं, या आपके जो मार्गदर्शक है, उनका बहुत अहम रोल होता है आपकी उस एनर्जी को और मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए। एक चीज़ और आपने जैसे बताई कि ऑनलाइन अभी पढ़ने की बात हो गई, बच्चों के पढ़ने की बात हो गई, तो इस वक्त क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन को बढ़ावा दिया है, सरकार ने भी बढ़ावा देने की बात कही है, स्कूलों को बंद रखा गया है। और आपने जो एग्ज़ाम फाइट की है अभी, उसमें आपको इस तरह की, मतलब मेरे ख्याल से आपने भी इंटरव्यू में बहुत सारी तैयारियां की होंगी, बिल्कुल रीजनिंग भी आप लोग पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में सरकार को क्या ऐसे फैसले या कदम उठाने चाहिए जिससे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स से हमारी बात होती है तो उनको लगता है बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, आंखें खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। टीचर्स ये कह रहे हैं या स्कूल मैनेजमेंट ये कह रहा है कि अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 10 बच्चे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी 40 हैं जो टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कंट्रोल उस पर नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, सरकार को, पेरेंट्स को और स्कूल को क्या बेहतर कदम उठा सकते हैं जिससे बच्चों का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ये स्क्रीन टाइम वाला ये सारा सिस्टम भी थोड़ा सा बैलेंस हो? देखो, सरकार ने अच्छा ये किया है, कदम तो उठाया है कि ऑनलाइन स्टडी का, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है हमारे, क्योंकि गांव के अंदर मैंने चीज़ें देखी है कि हम भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो गांव के अंदर बच्चों के पास, कईयों के पास तो वो मोबाइल ही उपलब्ध नहीं हो पाते। और दूसरा कि कई जगह ये है कि टावरों की समस्या है, जैसे हम बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर वाले जो इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध हो ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट्स को धीरे धीरे उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि हाँ, जहाँ बच्चे वास में नहीं कर पा रहे तो या तो वहाँ पर ये सुविधाएँ उपलब्ध कराएं, और या फिर
जो है जैसे जो 50-50 का जो अभी चल रहा है कि भाई 50% बच्चों को हम बुला सकते हैं, तो वो शुरू करना चाहिए। क्योंकि बच्चे, मैंने देखा है कि 2 साल के अंदर बच्चे पढ़ाई के प्रति बिल्कुल अपना रवैया भूल चुके हैं, और जो उनका डेडिकेशन था पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और दूसरी चीज़ों के अंदर जाता जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आपने भी बोला कि 50 बच्चे जब जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें 10 बच्चे पढ़ते हैं, वो बिल्कुल हकीकत है। उसमें से 40 बच्चे वो मोबाइल के अंदर चालू करके छोड़ के चले जाते हैं और वो चलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट्स को अभी ऐसा कुछ कदम तो उठाने चाहिए कि अब स्कूलों के अंदर बच्चों को बुलाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी वो समझना चाहिए कि क्योंकि कोविड है, कोविड तो रहेगा, और ये समय के साथ में हमको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छे से कदम उठाए, जैसे वैक्सीनेशन का है। तो कई गाँव के अंदर देखो, मैं सभी से बोलता हूँ कि कई गाँव के अंदर ये भी हो रहा है कि वैक्सीनेशन से डर रहे हैं लोग बाग, तो उनको उस चीज़ से भी नहीं डरना, वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है। और जब हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं तो हमने भी वैक्सीनेशन किया है, लगवाया है, तो हमारे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन का पॉजिटिव ही फ़र्क पड़ेगा। तो उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं। और दूसरा कि बच्चों के प्रति, जैसे घर पर भी बच्चों को जैसे जो परिजन होते हैं, तो वो भी आजकल क्या है कि जैसे ऑनलाइन बोल दिया है कि हाँ पापा जी मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ऐसा वैसा, तो वो चीज़ें देखते हैं। तो उनको परिजनों को भी वो चीज़ें देखनी चाहिए कि अब मतलब कि बच्चा वास्तव में ऑनलाइन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी परिजनों को सरकार के साथ साथ। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है, अभिभावकों की भी, स्कूल की भी और गवर्नमेंट की भी, कि वो इस सिस्टम को बैलेंस करने के तरीके खोजे ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अगर इसी तरीके से पढ़ाई डिस्टर्ब होती रही तो आज हम जो खुशियाँ मना रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के RAS में चुने जाने की, हो सकता है आने वाले समय में हमें इस तरह की खुशियों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बच्चे अपनी पढ़ाई को भूल जाएंगे तो काफ़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन जब भी पढ़ाई की बात करते हैं, आपकी सफलता की हम बात करते हैं, तो ये जानना भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई किस तरीके से करते थे, कितनी आप पढ़ाई करते थे, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करी? देखो सर, स्टडी का तो ये होता है कि सभी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। कई बच्चे बोलते बोलते पढ़ते हैं, कई बच्चे मन में पढ़ते हैं, कई बच्चे लिख के पढ़ते हैं। तो मेरा तो यह रहा कि मैंने जब भी स्टडी का पार्टीशन किया तो मैं तैयारी करता था स्टडी का, तो हमेशा लिख के तैयार करता था। चाहे उसको मैं 2 बार लिखूँ, 3 बार लिखूँ, 4 बार लिखूँ, मैं उसको लिख लिख कर ही याद करता था। एक्चुअल में उससे क्या होता है कि साथ के साथ रीजन होता है। और एक ऐसा भी नहीं होता कि कई बच्चे क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है आज के जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर कि एक फार्म भर देते हैं, फिर कब तैयार करने लगते हैं, जब एग्ज़ाम की तारीख आएगी ना, उस वक्त हम पढ़ने लगेंगे। तो वो चीज़ें भूलनी पड़ेगी, हमको पहले से तैयार होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो ही कोई भी कंपटीशन हम क्रैक कर पाएंगे। और उसका भी एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने जब स्टडी करता था तो मैं 2 सब्जेक्ट को 15 दिन तक लेता था, और उसके बाद में उसका खुद सेल्फ टेस्ट लेके, और उसके बाद अगले 15 दिन दूसरे 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। अच्छा। तो उससे क्या है कि साथ के साथ 4 सब्जेक्ट होते थे और एक रीजन का रीजन हो जाता था। क्योंकि संडे में जो मैंने 6 दिन पढ़ा, उस संडे के अंदर उसी चीज़ का रीज़न करता था, और उससे कि मेरा सारा का सारा रीज़न साथ के साथ होता रहता था। ये एक तरीका होता है। और दूसरा कि जो आजकल जो RPSC का जो पैटर्न आया है जो पेपर्स का, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव किया है, जिसको चारों के चारों ऑप्शंस आते हैं तो ही वो क्वेश्चन सही कर पाएगा, अटेम्प्ट कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उन चीज़ों को अंदर अध्ययन करना चाहिए कि आपको हर चीज़ बारीकी से तैयार करनी चाहिए। वो कब तैयार होगी, जब आप लिख कर अध्ययन करोगे, क्योंकि इसको पॉइंट बना बना के आप कर सकते हो उस चीज़ को तैयार। अच्छा। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आपको इस तरह से तैयार करना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर मैंने जो हमारे आदर्श रह चुके हैं, जो कनिष्क कटारिया जी 2016 के IAS हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे, काफ़ी चीज़ों का है, और भी हैं जो हमारे आदर्श हैं, उनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे। टीना डाबी जी हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे थे, तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू का तैयार करने का मौका मिला। चलिए, बहुत अच्छा है। एक सामान्य सा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? 8 से 9 घंटे। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है। कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने वाले ये कहते हैं कि हम तो 15 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे। आप कह रहे हैं 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। ये कैसे होता है? एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए सर, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को, हर बच्चा अपना एक अलग सिस्टम होता है कि वो कितने घंटे पढ़ सकता है। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि चाहे RS हो चाहे IAS हो, किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए 8 से 10 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 15 घंटे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो 4 घंटे भी जो पढ़ता है, लेकिन वो 4 घंटे वास्तव में पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहे। बिल्कुल।
तो ही पेपर क्रैक कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको 8 घंटे ही पढ़ना है। हर बच्चे का अलग अलग सिस्टम होता है कि वो 5 घंटे ही पढ़ सकता है, कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ सकता है। लेकिन एक टाइम शेड्यूल होना ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ में कि ऐसा ले कि भाई 2 घंटे में अभी 2 घंटे पढ़ लिया, फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट ले लिया, फिर मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ। उस तरह से उस टाइम को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि आजकल देखा कि बच्चों के अंदर कि यार आज वहाँ पर शादी है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, ऐसा है, तो वो अपना समय ख़राब कर रहा है। ये चीज़ें बाद में भी आएगी, आने वाले समय में बहुत आएगी, लेकिन ये पढ़ाई है और ये जो नौकरी है, जो तैयारी कर रहे हैं हम, वो बार बार नहीं आएंगी और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो उनको वो चीज़ें भूलनी पड़ेगी और पढ़ाई के प्रति वास्तव में ईमानदार होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता किसी बच्चे को या परिजनों को भी ये नहीं कहना चाहता कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाए कि नहीं तू पढ़, अभी 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ने की। बच्चा 4 घंटे में भी पेपर RS बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, IAS भी बन सकता है, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहे 4 घंटे। बिल्कुल सही है। बाकी जिन लोगों से हमने इंटरव्यू किया उनको तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको पूछना पड़ रहा है कि अभी RAS पे आप रुकेंगे या आप आगे कोई और एग्ज़ाम देंगे? मैंने आपकी न्यूज़ के ज़रिए मैं बोलना चाहता हूँ सभी को और मेरे परिजनों को और मेरे गाँव वासियों को भी कि आने वाले 2 साल के अंदर IAS की खुशखबरी दूंगा उनको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से अग्रिम, यानी आप IAS की अब फाइट करेंगे, आप बिल्कुल। वो देंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी करेंगे? क्योंकि मैं- मुझे आपका आत्मविश्वास देख के ही मतलब अभी अच्छा से लग रहा है। ऐसा नहीं, मैं पहले से ही काफ़ी पहले से तैयारी में जुट चुका था अच्छा। IAS की। मैंने इंटरव्यू का भी वेट नहीं किया था RS का, क्योंकि सपना था कि यार जैसे RS क्लियर कर सकते हैं तो IAS भी क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे जो NCERT की जो बुक्स हैं मैं इनको अध्ययन करने लग चुका था और मैं जैसे गाइडेंस ज़्यादा बुक्स, रेफरेंस बुक ज़्यादा पढ़ता हूँ। जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस की है तो मैं पुखराज जैन पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कई बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन मैं पुखराज जैन हुआ इनके पर बुक से ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और तैयारी करने लग चुका हूँ और आपको वास्तव में रियलिटी बताता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर बिल्कुल IAS क्रैक करके दिखाऊंगा। हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ बहुत सारे एग्ज़ाम्स प्रीवियसली क्लियर कर रखे हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, RAS का एग्ज़ाम आपने अभी क्लियर किया है, 99th रैंक आपने हासिल करी है और अब आपका जो टारगेट है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि RAS का इंटरव्यू होने से पहले आपने IAS के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको इतना आत्मविश्वास तो अपने ऊपर होना चाहिए जिससे आप ये पहचान सकें कि मेरा लास्ट टारगेट क्या है, कहाँ तक जाना है। तो आपके लिए RAS महज एक रास्ता भर है, मंजिल नहीं है, मंजिल आपकी IAS है। बिल्कुल। बिल्कुल, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं बाकी जो लोग हैं सीकर और शेखावाटी क्षेत्र से जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सफल होकर अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने ज़िले का नाम इसी तरीके से देश और दुनिया भर में रोशन करते रहेंगे। सीकर संदेश को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।